classes of Shivaji Group of Institution. Myself Jyoti Mishra and I am your geography teacher. अभी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ज्योग्राफी में हमने यूनिट कौन सी पढ़ी थी? हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर मैंने क्लियर करी. इसमें हमने मीनिंग ऑफ हाइड्रोस्फीयर, टाइड्स, उनकी फॉर्मेशन और पैटर्न, और ओशन करेंट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा स्पेसिफिकली गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, लैब्राडोर करंट, क्यूरोशियो और ओयाशियो के बारे में. अब हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट हुआ था, नेक्स्ट यूनिट हमारी जो थी वो एटमॉस्फेयर थी. एटमॉस्फेयर में भी हम लोग कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर सबसे पहले ये पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आइनोस्फियर और एक्सोस्फियर, ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फियर, इट्स डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इम्पैक्ट, इसके बारे में पढ़ा. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंसोलेशन. सो नाउ स्टार्ट, व्हाट इज इंसोलेशन. अब हम सबसे पहले बताएंगे कि मीनिंग ऑफ इंसोलेशन एंड द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. फिर हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द टेम्परेचर. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं? द लैटिट्यूड्स, द एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, slope of land, winds and ocean currents. So now start with the meaning of insolation. So the insolation is the incoming solar radiation. आप सबको पता है कि जो अर्थ, जो हमारा प्लैनेट है, हमारी अर्थ है, इज सिचुएटेड नीदर टू नियर, मतलब बहुत ज़्यादा पास नहीं है, nor too far away the sun. Hence, the ideal condition exists for all forms of life, and various climatic and weather processes depend on it. हर एक तरीके से जो हमारा प्लैनेट है अर्थ, वो बहुत सुटेबल है, बिकॉज अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट, बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज नॉट टू far and not too near. Although the earth interacts only about 1/2 of the billionth of the sun's total energy output. सोचो जितना भी सन की एनर्जी है वो अर्थ तक उसका 1/2 of the billionth पहुंचता है. So the incoming solar radiation that reaches the earth surface, तो जितनी भी incoming radiation है जो अर्थ की सरफेस तक पहुंचती हैं, is nearly equivalent to about 23 billion horsepower. The amount of insolation received on the earth surface is not uniform everywhere. It is, अच्छा अब देखिए, जो भी हमारी जो भी सोलर रेडिएशन होती है, जो भी अर्थ पर पहुंचती हैं, वो कहीं पर भी जो है वो सिमिलर नहीं होती है. दे आर नॉट इक्विवेलेंट. Why? Because that is the earth and this is my sun. अब जो सन रेजेस पड़ती हैं, देखिए ये देखिए, जैसे मान लीजिए इसमें पड़ती हैं, दीज आर द पोल्स एंड दिस इज इक्वेटर. जितनी भी इनकमिंग रेडिएशन है जो अर्थ पर पड़ती है, उससे जो भी हीट बनती है उसको हम इंसोलेशन बोलते हैं. अब सन जब भी देखिए, आप देखेंगे कि जो सन की जो डायरेक्ट रेसेस हैं वो इक्वेटर पर डायरेक्ट पड़ती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा इक्वेटर होता है वो बहुत ज़्यादा, इक्वेटर और उसके आसपास का जो भी हमारा जोन है वो बहुत ज़्यादा हीट होता है, जिसे हम लोग ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं. These two parts, okay? अब ये जो रेडिएशन है अर्थ की, सन की जो रेडिएशंस हैं वो पोल्स पे उतनी ज्यादा डायरेक्ट ना पड़ के स्लैंटिंग पड़ती है. यहाँ पर डायरेक्ट पड़ती है और यहाँ पर पोल्स पे आते आते वो स्लैंटिंग हो जाती है. तो जो अमाउंट ऑफ हीट है वो जितना ज्यादा यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर उसका उतना ज्यादा वो पोल्स पर नहीं होता. तो ये इक्विवेलेंट
The sun rays are slanting and have to travel greater extent and lose heat on the way. Minimum insolation occurs at the poles. इससे क्या होता है, जो इंसोलेशन होता है पोल्स में वो बहुत मिनिमम होता है, और जो आपका इक्वेटर पोर्शन होता है वहाँ पर इंसोलेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा अकर होता है, मतलब मैक्सिमम अकर होता है। अब देखो हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, किस तरीके से हमारा जो एटमॉस्फेयर है इज़ नॉट डायरेक्टली हीटेड। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो डायरेक्टली सन की रेजेस से हीट नहीं होता है। कैसे हीट होता है, सन की रेजेस जब अर्थ पर पड़ती हैं देन उसके बाद जब वो वापस जाती हैं तब एटमॉस्फेयर जो होता है उसको वो हीट मिलती है। अब कैसे, ये मैं आपको भी क्लियर करूंगी। एटमॉस्फेयर इज नॉट डायरेक्टली हीटेड फ्रॉम द सन अबव बट बाय द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब देखो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हीट कब होता है, जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है। अब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कैसे होता है, 3 मेन प्रोसेस है इसके। द फर्स्ट इज कन्वेक्शन, सेकेंड इज कंडक्शन एंड द थर्ड इज रेडिएशन। नाउ convection, the transmission of heat from one part of a liquid or gas to another by movement of particles themselves। जब भी चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो, जब हीट एक जो है वो पार्ट से दूसरी अनदर पार्ट में मूव करती है तो पार्टिकल्स जो उनको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन। द हीटेड एयर राइजेज अप बीइंग लाइटर, जो एयर मतलब जो हॉट एयर होती है जब वो ऊपर की तरफ जाती है तो वो लाइटर हो जाती है हायर लेवल पर और स्प्रेड हॉरिजॉन्टली गेट्स कूल्ड, और आगे चल के धीरे धीरे करके वो कूल हो जाती है। तो कन्वेक्शन क्या है, एक अपवर्ड मूवमेंट है ऑफ एयर विच हैज बीन हीटेड बाय कॉन्टैक्ट विद अर्थ सरफेस। सेकेंड इज कंडक्शन। Conduction is a process in which heat is transferred directly through matter from a point of high, मतलब वार्मर से कूलर की तरफ जो हीट होती है वो हमेशा पास होती है वार्मर टू कोल्डर सब्सटेंस, हमेशा वार्मर से कूलर की तरफ पास होती है। When the earth surface absorbs radiation, जब अर्थ सरफेस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और वार्म्स द एयर अबव इट, then conduction transfer part of heat to the lower layers of air. And the third is radiation. Radiation is a process by which a body emits radiant energy received sun in the form of the heat. It causes a loss of heat and therefore leads to cooling. देखो क्या होता है, during the day heat received from the sun by insolation exceed the amount lost by the radiation। एंड देखो अब इसको मैं आपको शॉर्ट ही समझाऊंगी हिंदी में, तब आपको समझ में आएगा। सन की जो रेजेस होती हैं वो अर्थ पर पूरे दिन पड़ती हैं, क्योंकि मॉर्निंग में सनराइज करता है तो सन की हीट जो होती है उसको जो अर्थ होती है वो एब्जॉर्ब करती है ड्यूरिंग द डे, पूरे डे में। ओके, बट जब सन सेट हो जाता है, अब सन नहीं होता, तो जो अर्थ होती है जो भी उसके पास हीट जो उसने पूरे दिन में एब्जॉर्ब करी, उस हीट में उसको जितना नीड होता है वो उतनी हीट अपने पास रखती है। बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट होती है वो ड्यूरिंग द नाइट वो उसको वापस जो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से वापस भेज देती है, और जब वो वापस जाती है तो वो जो हीट है या जो भी रेडिएशंस हैं जो आई दिन में और जो रात में जा रही हैं वो जहाँ से आई है, सन से आई है, वहाँ तो नहीं पहुँचती हैं। उनको क्या करता है, उनको जो एटमॉस्फेयर होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो वहाँ एटमॉस्फेयर में रह जाती है, उससे एटमॉस्फेयर हीट होता है। तो एटमॉस्फेयर जो हीट होता है वो डायरेक्ट सन की रेजेस से हीट नहीं हो रहा है, वो जो अर्थ ने रेडिएशंस को वापस भेजा उनसे वो एटमॉस्फेयर जो है वो हीट होता है। इज इट क्लियर? तो उसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि फैक्टर्स क्या हैं जो अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को। टेम्परेचर जो अर्थ का होता है वो किस किस तरीके से चेंज होता रहता है, कैसे इफेक्ट डालता है, किस तरीके से, कहीं पर एक्सट्रीम होता है, कहीं पर बहुत कम होता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अर्थ सरफेस को हीट करते हैं? तो द फर्स्ट इज द लैटिट्यूड। लैटिट्यूड्स जो होती हैं वो सन को हीट
हीट करती हैं। किस तरीके से मैं बताऊंगी यहाँ पर। प्लेस क्लोज टू द इक्वेटर, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि वो प्लेसेस जो इक्वेटर के पास होते हैं, क्लोज होते हैं, वहाँ पर हायर टेम्परेचर होता है, वो बहुत वार्मर होते हैं, हॉटर होते हैं, बिकॉज सन रेज रीच डायरेक्टली टू द अर्थ। बट इन द हाई एल्टीट्यूड द सन रेज आर स्लैंटिंग, पर जहाँ पर हाई एल्टीट्यूड होता है जैसे पोल्स, वहाँ पर अर्थ की जो रेजेस होती है वो स्लैंटिंग होती है एंड हैव टू पास थ्रू अ ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ एटमॉस्फेयर। सो दीज रेज लॉस हीट एंड सो द एरियाज इन द हाई एल्टीट्यूड आर नॉट वेरी हॉट एज कंपेयर टू द इक्वेटोरियल रीजन। जितना ज़्यादा इक्वेटोरियल रीजन में हॉट होते हैं उतना वहाँ पर नहीं होते हैं। सिंपल। नेक्स्ट इज द एल्टीट्यूड, द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द मीन। अब देखिए एल्टीट्यूड में क्या होता है कि हम जैसे जैसे हमारा लेवल हाई होता जाता है, जो एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं या जो रेडिएशंस भी कह सकते हैं, या हम जो भी कहते हैं ना एयर है, वो धीरे धीरे करके कूल होती जाती है। हमारा एटमॉस्फेयर कूल होता है जैसे जैसे हम हाई जाते हैं। तो हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द मीन सी लेवल इज द एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। एयर इज कूलर, एयर कूलर होती जाती है एट द हायर एल्टीट्यूड देन नियर द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस से जैसे जैसे एयर ऊपर की तरफ जाती है वो कूल होती जाती है। सो द प्लेसेस नियर द अर्थ सरफेस आर वार्मर, तो जो अर्थ सरफेस के पास प्लेसेस हैं वो वार्मर होती हैं, जो और जबकि ऊपर होती जाएंगी तो वो कूल होती जाएंगी। विद द इंक्रीज ऑफ हाई टेम्परेचर डिक्रीज फॉर एवरी 166 मीटर द टेम्परेचर फॉल बाई 1 सेंटीग्रेड। हर एक 166 मीटर पे 1 सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो फॉल होता है, जिसको हम लोग नॉर्मल लैब्स भी बोलते हैं। दिस इज द रीजन वाई द हिल स्टेशन, इसीलिए हिल स्टेशन कूलर होते हैं इवन इन द समर। समर में भी कूल होते हैं क्योंकि वो हायर एल्टीट्यूड पर होते हैं। एंड द नेक्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी, दिस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर। लैंड गेट्स हीटर फास्टर कंपेयर टू वाटर। देखो अगर हम कंपेयर करें तो जो लैंड होती है वो ज़्यादा हीटर होती है कंपेयर टू सी वाटर। अब यहाँ पर हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे ये देखिए इस तरीके से है, यहाँ पर हमारा क्या है, ये हमारा सी है और ये हमारी लैंड है। अब जो हमारा सन रेजेस है वो पड़ रही है, ठीक है, सी पर भी पड़ रही है और लैंड पर भी पड़ रही है। बट जो हमारा जो है हीट, हम कहेंगे जो टेम्परेचर होगा वो लैंड गेट्स हीटर, लैंड जल्दी हीटर होती है और फास्टर अगर वाटर की कंपेयर में। देयरफॉर ड्यूरिंग द डे, तो क्या होता है दिन में, डे टाइम लैंड गेट्स मोर हीटेड, दिन में लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है देन द सराउंडिंग ओशंस, ओशन के सराउंडिंग में। दिस कंट्रास्ट इज मोर विजिबल ओवर द लैंड देन ओवर द ओशन, ठीक है। तो ओशन करेंट्स अलॉन्ग द कोस्ट, अब जो ओशन करेंट्स यहाँ पे अलॉन्ग द कोस्ट है, ये जो हमारा कोस्ट है, कोस्टल लाइन, यहाँ पर जो भी ओशन करेंट्स होती हैं वो क्या करती हैं, अलॉन्ग द कोस्ट मेक द कोस्टल एरिया, उससे कोस्टल एरिया बहुत ज़्यादा वार्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि लैंड ऑलरेडी वार्म है, जिसकी वजह से कोस्टल एरियाज वार्म हो जाते हैं। और कोल्ड करेंट्स मेक इट, और अगर यहाँ पर कोल्ड करेंट्स होंगे तो वो बहुत ज़्यादा कूल हो जाएंगे। ओशन करेंट्स इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस, जो ओशन करंट होती है वो अर्थ की सरफेस को इंक्रीज भी करती है, क्योंकि अगर वार्म करेंट्स हैं तो लैंड का जो सरफेस है वो इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर, और अगर कोल्ड करेंट्स हैं तो कोल्ड हो जाएगा। और ये 2 कैटेगरीज में, जैसे वार्म करेंट्स विच ब्लो फ्रॉम इक्वेटोरियल टू पोलर, जिससे गल्फ स्ट्रीम का एग्जांपल दिया था, और कोल्ड करंट जिसमें हमने लेब्राडोर करंट का दिया था। एंड नाउ नेक्स्ट इज द विंड्स। अब विंड्स किस तरह से टेम्परेचर को फैक्टर डालती है टेम्परेचर पे, विंड्स में हम देखेंगे। विंड्स ऑल्सो मॉडिफाई द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस वेयर दे ब्लो, विंड्स विच ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। अब देखिए जो विंड सी टू लैंड, मतलब सी की तरफ से जो विंड हमारी विंड जो सी की तरफ से लैंड की तरफ आ रही है, जैसा कि मैंने आपको एरो से बताया, तो वो क्या होंगी, आर कॉल्ड द ऑन शोर विंड्स। इन्हें हम ऑन शोर विंड्स बोलेंगे, और इनमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होगा। क्यों? क्योंकि ये वाटर की तरफ से आ रही है, तो ये मॉइस्चर से भरी होती है। द विंड्स विच ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, और जो हमारी लैंड से सी की तरफ जा रही है, ठीक है, लैंड से
सी की तरफ जो भी हमारी विंड्स जा रही हैं इन्हें हम ऑफ शोर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कोल्ड विंड ब्लोइंग फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग विंटर फर्दर रिड्यूसेस द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस। जैसे चाइना, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया है। तो वी हैव लोकल विंड्स लाइक द फॉन, सोरोस्को, बोरा, मिस्ट्रॉल, लू, लाइक दैट। So, winds blowing from the lower latitude are warmer. जो lower latitude की winds है वो warmer होंगी than those winds coming from the higher. तो lower वाली जो lower latitude की जो winds होती है वो warmer होती है, higher की cooler होती है। ठीक है, तो अब इस तरीके से winds जो होती हैं वो भी एक इफेक्ट डालती हैं किस पर, हमारे जो है वो फैक्टर्स है एक बहुत बड़ा हीट की टेम्परेचर। तो आज हमने इंसुलेशन में पढ़ा, इंट्रोडक्शन ऑफ इंसुलेशन, फिर हमने पढ़ा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, जिसमें हमने लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करेंट्स और विंड्स के बारे में पढ़ा। एंड नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।